कंजर जनजाति। देखो, कंजर जनजाति की अपने बात करें तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कंजर जनजाति का अर्थ। तो लिखो कंजर शब्द का अर्थ। या कंजर जो शब्द है वो कानन चार से बना है, और कानन चार का जो अर्थ है, कानन चार का अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। कंजर शब्द कौन से शब्द से बना है? कानन चार से बना है, और कानन चार का अर्थ क्या है? जंगल में विचरण करने वाला। अब ये जो कंजर जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? तो लिखते हैं विस्तार। विस्तार में लिखेंगे अपने भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, केकड़ी है कि केकड़ा है, और बूंदी। तो कौन से जिलों में निवास करती है? भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, बूंदी। प्रमुख जिले, इनके अलावा भी और छोटे मोटे जिले हैं जहां ये जनजाति अपने को मिल जाती है। देखो, यह जो जनजाति है यह अपराध करने के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है, अपराध करने के लिए प्रसिद्ध जनजाति। अपराध करने के लिए प्रसिद्ध जनजाति। विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि इन जनजातियों के जो घर होते हैं उन घरों का जो अपने घरों की जो पिछली दीवार होती है उस पिछली दीवार के अंदर भी ये दरवाजा रखते हैं, और जो घर के अंदर खिड़कियां लगी होती है उन खिड़कियों के अंदर जो दरवाजे होते हैं वो नहीं लगाते, गेट नहीं रखते। अपने मेरे कहने का मतलब है कि मान लो ये इनका घर है, ये घर का मुख्य दरवाजा है, ये घर का है मुख्य दरवाजा। यहाँ पे अगर कोई खिड़की है तो इस खिड़की सिर्फ खिड़की ही है, ये बंद नहीं है। क्या पता अपराध करके है इस गेट से घर में घुसे, पीछे पुलिस आ जाए तो इस खिड़की से भाग जाए। हो सकता है जो पीछे की दीवार के अंदर खिड़की है या पीछे की दीवार के अंदर जो दरवाजा है उससे निकल करके भागना पड़े। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोग हैं, ये घर की पिछली दीवार के अंदर एक दरवाजा रखते हैं, और जो भी घर के अंदर खिड़कियां होती है उनके गेट नहीं लगाए जाते, सीधे रखते हैं। ये विशेष बात है इनकी। तो लिख देते हैं अपने इसमें, लिखिए यह अपने घरों घरों में यह अपने घरों में पिछली दीवार में भी दरवाजा रखते हैं तथा तथा खिड़कियों में किवाड़ नहीं रखते, तथा खिड़कियों में तथा खिड़कियों में
किवाड़ नहीं रखते। ये अपने घरों में पिछली दीवार में दरवाजा रखते हैं और घरों के अंदर जो खिड़कियां होती हैं उनके अंदर किवाड़ नहीं रखते हैं, ये विशेष बात है। और जब इनके परिवार में, इनकी जनजाति के अंदर कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में होता है, मरणासन का मतलब है कि मरा नहीं है लेकिन मरने वाला है ना, तो जो व्यक्ति यानी कि तड़प रहा है वो फिक्स है कि मरेगा, जहर नहीं देते उसे, उसे शराब की बूंदे डाल देते हैं गले के अंदर, ताकि जो अगर कुछ अंतिम समय के अंदर कुछ बोलना चाहते हैं तो उसके लिए बोलना आसान हो जाता है और प्राण है वो आसानी से निकल जाते हैं। तो लिखेंगे मरणासन व्यक्ति के मुंह में, औरतों को भी पिलाते ही होंगे फिर, तो लिखेंगे मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं। और हाकम राजा का प्याला पी करके झूठ नहीं बोलते। हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। ये प्याला कहीं शराब का तो नहीं है? तो हाकम राजा का प्याला पी करके ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, कि ये बात में ध्यान रखनी है। और अपराध करना काम है तो मोर का मांस खाते हैं, ये मोर के मांस का सेवन करते हैं। राज्य पक्षी क्या है राजस्थान का? कब से? ये मोर हो गया मोर। हम्म, गोड्डा में चिंकारा है? चिंकारा नहीं है क्या? चिंकारा पशु होता है, पक्षी नहीं होता चिंकारा, पक्की बात है। ठीक है, कुछ चिंकारा भी कर सकते हैं, कोई पता नहीं है आप लोगों का। चलो, तो मोर के मांस का ये क्या करते हैं, सेवन करते हैं। मुखिया लिखिए, इनका मुखिया कौन होता है? मुखिया कहलाता है पटेल। मुखिया पटेल, इनका मुखिया पटेल कहलाता है। इनकी कुल देवी है जोगणिया माता। जोगणिया माता। बात कर लेते हैं मेले की, तो लिखते हैं मेले। इनकी आराध्य देवी होती है अपने चौथ माता, और चौथ माता का मेला कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। कहा? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। तो लिख देते हैं अपने मेला, एक तो लिखते हैं चौथ माता का मेला। चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। इसे कहा जाता है कंजर जनजाति का कुंभ। ये उपनाम लिख लेना साथ में। इस मेले को क्या कहा जाता है? कंजर जनजाति का कुंभ कहलाता है ये। फिर हम लिखते हैं पांति मांगना।
पांति मांगना होता है अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना कि हे देवताओं मुझे शक्ति दो और जो कार्य करने के लिए जा रहा हूं उस कार्य में सफल हूं मैं। तो लिखो अपराध करने से पूर्व, अपराध करने से पूर्व देवताओं से या जो भी आराध्य देवी या देवता है से आशीर्वाद प्राप्त करना। आशीर्वाद प्राप्त करना, ये ध्यान रखना है। तो ये कौन सी जनजाति हो गई? कंजर। कंजर के बाद में पढ़ते हैं कथोड़ी। लिखो भाई कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की है। कहाँ की जनजाति है? मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति। राजस्थान में कहाँ इसका विस्तार पाया जाता है, यानी कि कहाँ निवास करती है? तो उदयपुर, सलुम्बर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के क्षेत्रों के अंदर ये निवास करती है। उदयपुर और सलुम्बर वाले क्षेत्र में ज्यादा निवास करती है, ये बात में ध्यान रखनी। नाम पड़े कथोड़ी, तो ये क्या करती है? कत्था तैयार करने का कार्य करती है। बूंदी 12 के अंदर भी कुछ स्थानों पर ये रहती है, लेकिन ज्यादा सारे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, दो नाम विशेष रूप से ध्यान रखने। तो लिखेंगे यह खेर वृक्ष की छाल से, खेर वृक्ष की छाल से कत्था तैयार करने का कार्य करती है। कत्था तैयार करने का कार्य करती है। हाँ जी, खेर का वृक्ष में बताने से तो कैसा लगेगा, आप नेट पे सर्च करना खेर वृक्ष की फोटो, तो उससे आपको खेर वृक्ष होता तो नॉर्मल वृक्ष ही है, कोई विशेष बात तो नहीं होती। छाल होती है उसकी ज्यादा होती है, उस छाल है वो काम में आती है। छोटा होता है ना, छोटा छोटा बोलते हैं अपने, छोटे का उपयोग किया जाता है। डिजिटल बोर्ड होता है तो आपको दिखा देते। या फोटो डाल देंगे वीडियो के अंदर, ये रिकॉर्ड हो रही है इसमें, देख लेना। और अपने इसमें क्या बात करें, तो हमें बात ये ध्यान रखनी है इसमें कि कथोड़ी जाति के लोग दूध नहीं पीते, शराब पीते। क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। और शराब भी कौन सी पीते हैं? महुआ से बनी हुई शराब पीते हैं, ऐसी वैसी शराब नहीं पीते ये। तो लिखेंगे यह दूध नहीं पीते।
हाँ, दूध नहीं पीते बल्कि महुआ से निर्मित महुआ से निर्मित शराब का सेवन शराब का सेवन करते हैं। ध्यान रखना, मेरे को जादू दिखाना आता है और मैं सोच रहा हूँ कि एक आधा जादू दिखा दें आप लोगों को। और मैंने एक बार जादू दिखा दिया तो फिर आप में से कोई बोलेगा भी नहीं। दिखाऊं क्या? हम्म, अब की बार दिखा भी दूंगा मैं, अब की बार बोलूंगा नहीं। और ऐसा जादू दिखाऊंगा कि अधिगम क्लास के गेट के आसपास भी नजर नहीं आने दूंगा मैं। अगर कोई क्लास में शोर करता हुआ पीछे से आवाज आ रही है इतनी, अभी आपको सर समझा के गए हैं 2 मिनट पहले भी, आवाज मत करो, आराम से बैठ के पढ़ लो, लेकिन कोई यही नहीं है। जिंदगी पड़ी है बातें करने के लिए, कर लेना कभी जिंदगी में, पढ़ लो, पढ़ने का टाइम है। तो दूध नहीं पीते, दूध के स्थान पर महुआ से निर्मित शराब का ये लोग सेवन करते हैं। अगली बात अपने करें तो इस जनजाति की जो महिला होती है वो महिला गहने नहीं पहनती, टैटू बनवाती है अपने हाथों पर। तो लिखेंगे महिलाएं गहने नहीं पहनती बल्कि गोदना या अपने बोल सकते हैं टैटू बनवाती है। एक ये बात हम इसमें ध्यान में रख लेंगे। और अपने बात करें तो एक कथोड़ी जनजाति की झोंपड़ी के बारे में हमें ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि खोलरा क्या है। तो कथोड़ी जनजाति की झोंपड़ी, कथोड़ी जनजाति की झोंपड़ी तो कथोड़ी जनजाति उदयपुर, सलूम्बर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां वाले जिलों के आसपास रहती है। महाराष्ट्र की मूलतः जनजाति है, कत्था बनाती है खेर के वृक्ष से, इसलिए कथोड़ी कहलाती है। दूध पीते नहीं है, दूध के स्थान पर शराब का सेवन करती है, और शराब है महुआ से निर्मित शराब है। खोल रहा, ये मिट गया क्या या मार्कर नहीं चला? खोल रहा। एक बात और नोट कर सकते हैं, महिलाएं वह पुरुष साथ बैठकर शराब का सेवन करते हैं। समानता का अधिकार है। इसका मतलब खाना पहले ही बना लेते होंगे, है ना? बाद में तो क्या बनाएंगे फिर, और बाद में बनाया हुआ कौन खाएगा? या तो कोई मिर्च मार्च होगी नहीं खाने में, या होगी तो बेहिसाबी होगी, तो पहले ही बना लेते होंगे, उसके बाद में बैठते हैं ये लोग। तो ये एक जनजाति हो गई कि किताबों में लिखा हुआ है वो रोज पीते हैं या कभी कभी पीते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये बात हमें याद रखनी है। अगली जनजाति पढ़ते हैं हम, डामोर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास वाले क्षेत्र में निवास करती है ये जनजाति। तो लिखते हैं डामोर जनजाति। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर,
इन 3 जिलों के अंदर ये जनजाति ज्यादा निवास करती है। इनकी उत्पत्ति मानी जाती है राजपूतों से। तो लिखेंगे उत्पत्ति राजपूतों से। विशेष बात यह है कि पुरुष महिलाओं की तरह अधिक आभूषण धारण करता है। अधिक आभूषण धारण करता है। देखें ऐसे पुरुष आपने जो 2-2 3-3 जगह कान बिंदवा के रखते होते हैं, मिलते हैं, आप देखना, ज्यादा गहने धारण करते हैं। तो ये कौन सी जनजाति की विशेषता है? डामोर जनजाति की विशेषता है। पुरुष बहुविवाह करते हैं। पुरुष बहुविवाह करते हैं। अब बहुविवाह वाली प्रथा थोड़ी कम हो गई है। पहले लगभग ही चलता था बहुविवाह, 2 या 2 से अधिक पत्नियां हर समाज के अंदर ही प्रचलित था। लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया। अब एक विवाह होना भी मुश्किल हो गया, 2 तो दूर की बात है। और इसमें अपने प्रश्न आने वाली जो बात है वो प्रमुख रूप से है, एक तो हमें ध्यान रखना है कि इनके गांव की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे बोलते हैं फला। तो एक तो हम शब्द लिख लेते हैं फला। गांव की छोटी इकाई किन लोगों के गांव की? डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? फला कहलाती है। और मेलों की बात कर लेते हैं, ज्यादा कोई बात है नहीं इस जनजाति के अंदर, तो लिखते हैं मेले। एक तो मेला पढ़ते हैं 11 रेवड़ी का मेला। 11 रेवड़ी का मेला डूंगरपुर में भरता है। 11 रेवड़ी का मेला डूंगरपुर में अगस्त सितंबर माह में भरता है। अगस्त सितंबर माह में भरता है 11 रेवड़ी का मेला। और एक मेला हमें याद रखना है, छेला बाबूजी का मेला। छेला बाबूजी का मेला, ये छेला बाबूजी का मेला भरता है पंचमहल, और पंचमहल पड़ता है गुजरात में। ये याद रखना तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ये वाला मेला जो 1 नंबर हमने लिखा है ये हमें प्रमुख रूप से याद करना है। अब अगली जनजाति पढ़ेंगे इसके बाद। कितने नंबर जनजाति है? 7 जनजाति होगी। 8वीं जनजाति पढ़ते हैं आज, सांसी जनजाति। सांसी जनजाति। सांसी जनजाति के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस जनजाति की जो उत्पत्ति है वो एक सांसमल नाम का व्यक्ति था। उस सांसमल नामक व्यक्ति से सांसी जनजाति की उत्पत्ति हुई है। दूसरी बात, इस जनजाति के बारे में यह माना जाता है कि ये खाना बदोश जनजाति है, घूमती रहती है इधर उधर, स्थायी रूप से नहीं रहती है। लेकिन फिर भी इनकी जो ज्यादा संख्या है वो भरतपुर के अंदर, डींग के अंदर और झुंझुनू के अंदर है। इस जनजाति के 2 वर्ग होते हैं, एक जो अमीर वर्ग होता है उसे बोलते हैं बीजा, और एक जो गरीब वर्ग होता है उसे बोलते हैं माला। तो हम नोट करते हैं इस जनजाति में सांसी जनजाति, उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से।
विस्तार, तो विस्तार है इनका भरतपुर, डेंग और झुंझुनू। ऐसे ये कुछ अजमेर में भी रहते हैं, कुछ अलवर में भी पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा जो इनकी संख्या है, ज्यादा इनकी संख्या इन्हीं 3 जिलों के अंदर है। और जिस हाँ, ये तो बीच में रहेगी लाइन, उससे पहले जो पड़ी है उसमें है ये, उसमें नहीं है ये, दामोरिया में नहीं है, उसमें है। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी ना, कथोड़ी जनजाति, जिसमें वो टेटू वाली बात की थी, उसमें। और ये भी, ये इस बीच वाली में थी, दामोर में। खाना बदोश जनजाति है, सांसी जनजाति। वर्ग सांसियों के दो है, एक है बीजा और दूसरा है माला। बीजा है धनाढ़ वर्ग, धनाढ़ वर्ग, और माला है गरीब या निर्धन वर्ग। गरीब या निर्धन वर्ग। फिर अगली अपने इसकी सामाजिक परिस्थिति के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो सांसी जनजाति है, सांसी जनजाति के अंदर विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। पहली बात, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। दूसरी बात कि सांसी जनजाति के अंदर जब कोई लोग आपस में कोई झगड़ा हो जाता है, तब हरिजन जाति के व्यक्ति को बुलाया जाता है, वो इनका समझौता करवाता है। एक ये मान्यता है इनके बारे में। एक मान्यता ये है कि ये बाकर बाबू जी की कसम खा करके या सौगंध खा करके झूठ नहीं बोलते हैं, और जिस टाइम ये कोई शपथ लेते हैं या कोई सच बोलने की बात होती है, कोई गवाही देने की बात होती है, उस समय एक हाथ में तो ये रखते हैं कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में रखते हैं पीपल का पत्ता। जिस समय कहते हैं कि मैं हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बाकर बाबू जी की सौगंध खा करके बोलता हूँ कि जो भी कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, तब एक हाथ में कुल्हाड़ी होती है और एक क्या होता है, पीपल का पत्ता होता है दूसरे हाथ के अंदर। इनके एक लड़कियों की चारित्रिक विषय अपने क्या परीक्षा लेने के लिए एक रस्म है जिसे बोलते हैं कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म के बारे में भी कई बार प्रश्न आते हैं, तो इनके बारे में हमें नोट करना है। नोट कर लेते हैं अपने। तो एक तो बात हमें लिखनी है कि विधवा विवाह का प्रचलन नहीं, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं। विवाद की स्थिति में, विवाद की स्थिति में हरिजन जाति के व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है। अगली बात, बाकर बाबूजी की सौगंध खाकर या बाकर बाबूजी की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते ये लोग। और क्या बात याद रखनी है, कसम जब ये खाते इस समय एक हाथ में तो क्या होती है, कुल्हाड़ी, और दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता। एक नोट करते हैं हमें रस्म,
कौन सी रस्म है भाई? रस्म की बात करें तो कुकड़ी रस्म महिलाओं की चारित्रिक परीक्षा हेतु एक रस्म है, उसका नाम है कोकड़ी रस्म। और एक इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं भी, इनकी प्रमुख माता कौन सी है, कौन सी माता की ये पूजा करते हैं? तो सिकोदरी माता प्रमुख माता कौन सी है इनकी? तो सिकोदरी माता। सिकोदरी माता। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि इनका एक प्रमुख मेला भरता है पीर बल्लू शाहे का मेला संगरिया के अंदर, जून माह के अंदर ये मेला भरता है। तो मेले में लिखेंगे मेला पीर बल्लू शाहे का मेला। मेला भरता है संगरिया, और संगरिया कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। जून माह के अंदर ये मेला भरता है। जून माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है, एक ये बात हमें ध्यान रखनी। अब लिखते हैं अपने कुछ शब्दावली। जनजातियों से संबंधित 5-4 शब्दावली है, उसे अपने नोट कर लेते हैं। जनजाति वैसे अपने कंप्लीट हो गई है, 8 जनजातियां हमें पढ़नी थी, वो हमने पढ़ ली है। अब लिखिए शब्दावली। कौन सी? कालबेलिया वैसे जनजातियों में उसके बारे में ज्यादा है नहीं दिया हुआ, ऐसे तो और भी है, छोटी छोटी बहुत है, लेकिन ज्यादातर ये कालबेलिया से वो एक ही बात पूछी जाती है, कालबेलिया नृत्य कौन सी जाति करती है? वही प्रश्न बनते हैं। कौन से गीत पर करती है कालबेलिया नृत्य? प्रमुख गीत कौन सा है? कालिया कूद पड़िया मेले में, लगभग वही गीत होता है उनका। काले कपड़े पहन के डांस करते हैं, वो गोल गोल घूमते रहते हैं। लिखो भाई शब्दावली। शब्दावली में सबसे पहले हम बात करते हैं, एक नंबर पे लिखिए आप लीला मोरिया संस्कार। लीला मोरिया संस्कार। देखो लीला मोरिया एक प्रकार का संस्कार है, कब से संबंधित है, किस जीवन से संबंधित है? तो विवाह से संबंधित एक संस्कार है। तो लिखेंगे आदिवासियों में प्रचलित विवाह संबंधी संस्कार। आदिवासियों में प्रचलित विवाह संबंधी संस्कार, लीला मोरिया संस्कार। 2 नंबर पे पढ़ते हैं अपने इसमें हमला हीड़ा या अंडा। ये एक संस्था है एक प्रकार की, जो एक प्रकार से आदिवासियों में सामूहिक सहयोग मिलजुल कर कार्य करने से संबंधित संस्था है। तो लिखेंगे आदिवासियों में सामूहिक सहयोग की संस्था है, जो पुराने समय से क्या है, एक परंपरा के रूप में चली आ रही है। तो लिखेंगे आदिवासियों में
सामूहिक सहयोग की संस्था जो प्राचीन समय से, जो प्राचीन समय से प्रचलित है, पुराने समय से प्रचलित है, यानी कि ये एक किस रूप में हो गई, प्रथा के रूप में हो गई। पहले सिस्टम क्या होता था, पहले सिस्टम होता था कि जैसे गांव के अंदर किसी एक समाज है, मान लो कोई भी समाज है, उस समाज के अंदर एक परिवार के अंदर किसी की शादी है, तो जिस परिवार के अंदर किसी बच्चे की शादी है, तो उस परिवार के जिस समाज से वो बिलोंग करता है, वो सारा समाज उसकी मदद करता था। कैसे मदद करता था? जैसे पहले ज्यादा मिठाइयां नहीं होती थी, मिठाइयों के रूप में लाडू बूंदी होती थी प्रमुख रूप से, या रोटी सब्जी होती थी, तो या कोई शिरा हलवा हो जाता था, ये होती थी मिठाई। तो जो आटा, पहले आटा पीसने के लिए चक्कियां नहीं होती थी, तब प्रत्येक घर अपने घर पे जो गेहूं पड़ी है या जो बाजरा पड़ा है, उससे आटा पीसते थे, और थोड़ा थोड़ा 10-15-20 दिनों के अंदर वो आटा पीस करके जो भी अपने जो मिठाई करनी है या जो सामान बनाना है, वो सारा एक प्रकार से उसकी जो सामग्री है वो तैयार करके विवाह वाले घर पहुंचाते थे, और सब लोग मिलजुल करके आर्थिक सहयोग करके उस परिवार के अंदर जो विवाह है वो विवाह संपन्न करवाते थे। अब धीरे धीरे ये जो परंपराएं हैं या ऐसी प्रथाएं हैं वो समाप्त हो रही है। अब उल्टा सिस्टम हो गया। अब सिस्टम क्या हो गया कि अब जिसके घर पे विवाह है ना, 15 दिन उसी के घर पे दावा रहता है। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, पहले सिस्टम थोड़ा सा विपरीत था। जो रिवाज थी वो रिवाज अब उल्टा रूप ले चुकी है। जो इकट्ठे करने वाला जो प्रोग्राम बनाया था ना लोगों को, वो सहयोग के लिए बनाया था, न कि कमर तोड़ने के लिए। तब वो कमर तोड़ने के सिस्टम में आ गया। अब न बुलाए तो गांव में बेइज्जती कि हमें ब्याह में नहीं बुलाया, भाई बुलाए तो फिर खर्चा लगे। और पहले इसका उल्टा होता था सिस्टम। पूछ लेना अपने घर पे दादा दादी बैठे, उनसे पूछना कि पहले किस प्रकार से होते थे विवाह। इसी प्रकार से होते थे, मदद करते थे। अब मदद वाले टाइम तो इधर उधर हो जाते, और खाने वाले टाइम टेंट में मिलते, और जैसे ही खाना खाया तुरंत प्रभाव से गायब, फिर दिखाई नहीं देते। तो लिखो 3 नंबर पे नात्रा प्रथा। नात्रा प्रथा है विधवा पुनर्विवाह की प्रथा। विधवा पुनर्विवाह की प्रथा। तो आप क्या मुझे बता सकते हो कौन सी जनजाति के अंदर विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है? कौन सी जनजाति है? सांसी जनजाति। अगला शब्द लिखिए, शब्दावली के रूप में लिख दीजिए मारू ढोल। मारू ढोल होता है संकट की स्थिति के अंदर ढोल बजा करके संकेत देना। तो लिखेंगे संकट की स्थिति में सहयोग हेतु बजाया जाने वाला ढोल। संकट की स्थिति में सहयोग हेतु बजाया जाने वाला ढोल। 5 नंबर पे लिखिए इसके बाद मोताना। मोताना एक प्रकार की प्रथा थी। मोताना खून खराबे पर वसूला जाने वाला जुर्माना। जैसे मान लो कोई लड़ाई हो गई, लड़ाई के अंदर क्या है, एक साइड का एक व्यक्ति मारा गया, तो समझौता होता था। समझौते के तहत जितने रुपए का आदमी था, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 7 रुपए का, उतने रुपए
जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके परिवार को दे देते थे। तो यह प्रथा कौन सी कहलाती थी? मोताणा। और लास्ट प्रथा के रूप में आप लिख दीजिए हुंडेल प्रथा। हुंडेल प्रथा। हुंडेल प्रथा क्या है? दो या दो से अधिक परिवार मिलकर, दो या दो से अधिक परिवार मिलकर सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए, सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए सामूहिक कृषि करने की प्रथा। सामूहिक कृषि करने की प्रथा। ये बात समझ में आई है लास्ट वाली? क्या मान लो कि खेत में काम ज्यादा है, दो परिवार मिलकर के काम कर रहे हैं, और काम करने के लिए जैसे मान लो दांती है या कोई कस्सी है या कोई और जो क्या बोलते हैं कसिया है, इन साधनों संसाधनों का क्या अभाव है, तो मिलजुल करके भी काम कर रहे हैं, और संसाधन थोड़े फिर भी क्या हिसाब से टाइम को मैनेज करते हुए कार्य करते हैं। भी मान लो सदस्यों की संख्या कम है तो आज किसी के खेत में ज्यादा काम है तो एक दिन सारे लोग है उसको काम करवाएंगे, अगले दिन दूसरे के खेत में मिलजुल करके काम करेंगे, है ना? इस प्रकार से काम करना। तो ये प्रथा क्या कहलाती है? हुंडेल प्रथा कहलाती है। तो इसके साथ में अपना जो जनजाति वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, क्या टाइम हो गया? 50 होने वाले हैं। अपने एक टॉपिक बीच में पढ़ा था, वो टॉपिक निकाल लो, वो लिख लेते हैं। कई बच्चों ने तो पढ़ रखा है वो टॉपिक, अधिकांश बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है, तो वो टॉपिक अपने पूरा कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक था वो? वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य अपने पढ़ रहे थे, उसमें अपने देख लेते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या पढ़ रहे थे अपने? मृगवन पढ़ लिए मृगवन। कितने मृगवन? 7। तो चलो हम लिखते हैं इसमें आगे आज रामसर साइट। जिन्होंने वन्य जीव अभ्यारण्य वाला टॉपिक पढ़ रखा है उन्हें नहीं पढ़ना है, ये जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेते हैं। हेडिंग लगाते हैं अपने राजस्थान में रामसर साइट। राजस्थान में रामसर साइट। कितनी रामसर साइट है राजस्थान में? 2 तो प्रमुख रूप से रामसर साइट है, और कुछ घोषित भी है, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो लिखो रामसर साइट। रामसर साइट को किस नाम से जानते हैं? रामसर स्थल के नाम से जानते हैं। एक नंबर पे लिखते हैं केवला देव। केवला देव पहली रामसर साइट कौन सी है? केवला देव। केवला देव घना पक्षी विहार कौन से जिले में पड़ती है? हाँ, भरतपुर में। पहली रामसर साइट है, तो स्थापना का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी स्थापना कब हुई। तो स्थापना लिख दीजिए 10 अक्टूबर 1981। हाँ, 1 अक्टूबर 10 नहीं, 1 अक्टूबर 1981। इससे पहले मैं थोड़ी और बात बताता हूँ आपको, रामसर साइट होती क्या है।
तो रामसर एक शहर है ईरान में। एक रामसर क्या है? शहर है। कहां पर है? ईरान में। यहाँ इस शहर के अंदर विश्व के सभी देशों के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया 2 फरवरी 1971 को। अब की बात है, 2 फरवरी 1971 को यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि जो जैसे जिन स्थानों पर पानी पाया जाता है, जैसे सागर के तट के पास हो गए, कोई बड़ी झील हो गई, कोई बड़ा तालाब हो गया, उनके आसपास जो वनस्पति पाई जाती है, उस वनस्पति के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, उन जीव जंतुओं, उन वनस्पति का जनसंख्या बढ़ने के कारण ह्रास हो रहे, कम हो रही है। तो उनको बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए एक समझौता होता है, उसे रामसर समझौते के नाम से जानते हैं। उस समझौते के तहत जिन स्थानों का चुनाव किया गया है उन्हें रामसर साइट बोलते हैं या रामसर स्थल बोलते हैं। तो उस समझौते के अनुसार एक स्थल हमने पढ़ा है केवलादेव घना पक्षी विहार, जो राजस्थान की पहली रामसर साइट है। 1 अक्टूबर 1981 को इसकी भरतपुर के अंदर स्थापना की जाती है। दूसरी अपने पढ़ते हैं सांबर झील। दूसरी झील कौन सी है? दूसरी रामसर साइट है सांबर झील। सांबर झील प्रमुख रूप से 3 जिलों में, लेकिन ज्यादातर विस्तार कौन से जिले में है? जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर है। और एक बात हम थोड़ी इसकी भी ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई, तो 23 मार्च 1990 को। 23 मार्च 1990। फिर एक तालाब है अपने उदयपुर के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर, तालाब का नाम क्या है? ढूंढ तालाब या ढंड तालाब बोल देते हैं इसे, ढंड तालाब या ब्रह्म तालाब। ढंड तालाब 3 नंबर पे, या इसी को बोलते हैं अपने ब्रह्म तालाब। ये पड़ता है मेनार में। मेनार कौन से जिले में पड़ता है? उदयपुर में। तो एक ये नाम हमें ध्यान में रखना है। तीन बातें हो गई। अब अपने बात करते हैं इसके बाद अगली परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात करें अपने, तो टाइगर प्रोजेक्ट जो बाघ होते हैं, बाघों के संरक्षण से संबंधित है। और राजस्थान में कितने हैं टाइगर प्रोजेक्ट? 5 टाइगर प्रोजेक्ट है। 4 बने हुए, एक प्रस्तावित है। तो लिखते हैं राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट। राजस्थान में ये लिखा हुआ है, लिख लिया होगा सर, है ना? ढंड तालाब या ब्रह्म तालाब, मेनार, उदयपुर। राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट। चार प्लस एक, कुल कितने? 5। एक है प्रस्तावित। कौन कौन से हैं? नाम हमें ध्यान रखने हैं। 1 नंबर पे नोट करते हैं सबसे पहले रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ये कौन कौन से जिलों में फैला है? तो एक तो सवाई माधोपुर के अंदर, दूसरा टोंक के अंदर, तीसरा बूंदी में, और चौथा करौली के अंदर। लगभग 4 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। तो लिखेंगे सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और करौली। कितने जिलों में हो गया? 4 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है।
ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा लिखते हैं अपने सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये अलवर, कोटपुतली बहरोड और जयपुर ग्रामीण, तीन जिलों में फैला हुआ है। 3 नंबर पे पढ़ते हैं इसके बाद मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स कोई पहाड़ी है क्या? कहाँ है? तो ये है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़, इन जिलों के अंदर फैला हुआ है। चौथी परियोजना लिखते हैं टाइगर से संबंधित, रामगढ़ विस्तारी टाइगर प्रोजेक्ट। रामगढ़ विस्तारी टाइगर प्रोजेक्ट, ये 3 जिलों के अंदर है। कौन कौन से हैं? तो कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा। और ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। और अब लिखते हैं अपने 5 नंबर। 5 नंबर पे है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये है धौलपुर में, करौली में, और ये कौन सा जिला है? भरतपुर। बन गया क्या ये? तो ये प्रस्तावित है, बनेगा, ये बात इसमें याद रखनी। ये अपने कंप्लीट हो गए टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। राष्ट्रीय उद्यान की हेडिंग लगा दीजिए, राष्ट्रीय उद्यान। दो मिनट का ब्रेक है, आपको पानी पी लीजिए, फिर आपकी क्लास है आगे।